हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करने वाले हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पेपर 1 जो आपका कल हुआ है 3 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। यहाँ पर मेमोरी बेस्ड आपका एक कंप्लीट रहने वाला है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद रहे उन्होंने कन्वे कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इनका आंसर्स देखेंगे, प्लस हम ये देखेंगे कि और अपकमिंग डेज में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ना सिर्फ मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा बल्कि मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा जो कि बनते ही हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं बार बार। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनके भी अपकमिंग डेज में एग्जाम होने वाले हैं। गाइस देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन कन्वे करें उनका तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इस वीडियो में। अगर आपका एग्जाम था 3 जनवरी को तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम उनको भी फ्यूचर में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखो, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था। अब यहाँ पर नंबर सीरीज कुछ इस तरीके से गिवन थी, तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टफ लग रही थी। तो यहाँ पर गाइस देखो, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। दो अलग अलग मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो अलग अलग मेथड समझाऊंगा मैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज अनदर मेथड। दोनों की बात करेंगे हम। अब आप बताना कमेंट करके कि कौन सा मेथड आपको ईजी लगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली होता है क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पहले भी, कि इस तरह के क्वेश्चन में जब नंबर्स बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, तभी नंबर बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। या फिर कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है, तभी नंबर बढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब या तो प्लस हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो फिर कोई क्यूब या स्क्वायर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये तीन चीजें आनी चाहिए कि या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स में, या तो एडिशन हो रहा है, या फिर स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई के मेथड से भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर भी हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम स्क्वायर वाले मेथड से भी देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो गाइस देखो, फर्स्ट मेथड ये बोल रहा है दैट इज की जो आपका नंबर है, तो यहाँ पे क्या करना, क्या आपको जो पहला नंबर है 3 वो कैसे आया, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो पहला नंबर आ गया। फिर नेक्स्ट जो नंबर है 3 का स्क्वायर -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से स्टार्टिंग की 2 डिजिट आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमें 5 का स्क्वायर -1 करना है तो 24 आ जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर -6 करना है तो 30 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 3 और 5 में एक नंबर हमने छोड़ दिया है, तो नंबर छोड़ते जाना है और स्क्वायर करते जाना है। इस तरीके से क्वेश्चन था आपका ये। फिर नेक्स्ट जो नंबर होगा, हमें 6 और 8 के बीच में एक नंबर छोड़ना है। उसके बाद हम 8 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे -9 करेंगे। 2 नंबर ले लिया। अब हमें अगेन एक नंबर छोड़ना है यहाँ पर 10। उसके बाद हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें जो नंबर है 120 वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। पहला मेथड ये कह रहा है। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, जो मुझे लगता है कंपैरेटिवली आप लोगों को भी इजी लगेगा, दैट इज कि आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, यहाँ पर जो नंबर है 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब हमने 3 की मल्टीप्लाई करी दोनों में, 3 एकम 3, 3 दूना 6। फिर जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है 24 और 30, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 से। 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, मतलब 6 के मल्टीप्लीकेशन में दोनों नंबर है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो पहले नंबर है वो 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, 3 एकम 3, 3 दूना 4 देख सकते हो यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 6 बन गया। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 के मल्टीपल में, जैसे 6 चौके 24, फिर 6 पंजे 30। इस तरीके से दो नंबर मिल गए हमें, 24 और 30। फिर जो नेक्स्ट दो नंबर है 62 और 63, 63 और 72, ये हमें मिलेंगे जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, है ना। तो दो नंबर मिल गए 63 और 72। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 3 का जो है आगे गैप होता जा रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करने आप देख पा रहे होंगे, पहले हमने 1 2 किया, फिर 4 5 किया, फिर 7 8 किया, इसके बाद हम एक नंबर छोड़ देंगे 9, फिर 10 और 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरीके से भी आप इस सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा, फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड। किसी भी मेथड से करो, आंसर आपका 120 ही आना है। और किसी भी मैथमेटिक्स के केस में ऐसा होता है कि किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन पूछा गया डेटा इंटरप्रिटेशन में, ये परसेंटेज वैल्यूज गिवन थी, मतलब आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। टेबल थी, इसके अंदर जो वैल्यूज गिवन थी वो परसेंटेज में थी। जैसे वैल्यूज थी 10%, 20%, 30%, इस तरीके से वैल्यूज थी। ऐसे यहाँ भी था 15%, 20%, इस तरीके से वैल्यूज गिवन थी। तो जो टेबल के अंदर वैल्यूज है वो परसेंटेज में गिवन थी। और एक शिफ्ट टू, शायद शिफ्ट टू की बात है, मिसिंग फिगर पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन में। टेबल में जो फिगर थे मिसिंग थे और फिर उसको सॉल्व करना था। तो गाइस देखो, अब मैं आप सभी के लिए इस दोनों ही टॉपिक पे, चाहे परसेंटेज वैल्यू वाला क्वेश्चन है चाहे मिसिंग फिगर DI हो, दोनों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आने वाला हूं कल।
कल है 5 तारीख, 5 जनवरी है। कल मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें मैं आपको परसेंटेज वैल्यूज वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के समझाऊंगा कैसे करना है, और मिसिंग फिगर डीआई जो है उसको भी सॉल्व करके समझा दूंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि मिनिमम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाए और फिर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आपको कल क्लास देखनी पड़ेगी। कल 5 जनवरी है। कल मैं इसके लिए मे बी मोस्ट प्रोबेबली शाम तक ही क्लास आ पाएगी, इवनिंग तक ही आ पाएगी। तो ये है गाइस। अब देखो इसके लिए करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, आपसे क्लास मिस हो जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही टेलीग्राम पर भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा कि क्लास आ चुकी है, क्लास देख लो। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, इसी नाम से हमारा चैनल है। अदरवाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां पर भी मैं लिंक और पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आपको कवर करवाया है अपनी रिवीजन सीरीज में। अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रिवीजन सीरीज करके जो पहला वाला सेक्शन है, ये रिवीजन सीरीज है। इसी में जो मैंने क्लास ली है, क्लास नंबर 5 है, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसी के अंदर मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेन वाले क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम है, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने इस एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये जो रिवीजन सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप इस सीरीज के थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कन्वे किया दैट अमाउंट गिवन था 26,010, रेट गिवन था 8%, टाइम था 6 मंथ, और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हुआ था। अब यहाँ पर निकालना क्या था, मे भी शायद यहाँ पर आपको निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कि कितना लगा है, या इसमें भी शायद प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो। हम दोनों की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा हुआ था या फिर पूछा हुआ था आपसे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। सो हम दोनों की बात कर लेते हैं। देखो गाइस, वैल्यूज क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, जो कि 26,010 रुपए है। रेट गिवन है 8% और टाइम गिवन है 6 मंथ, जो कि क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दिया है। अब एक ईयर में यानी कि 12 मंथ में कितने क्वार्टर बनेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 इक्वल टुकड़े, 4 इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 होता है ना, मतलब यहाँ पर 4 से हमें डिवाइड करना होता है। तो सपोज करो अगर 6 मंथ का टाइम है, ओके। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 3-3 महीने करके 4 क्वार्टर बनते हैं। 3 + 3 + 3 + 3, 4 क्वार्टर बन गए। अब यहाँ पर 6 मंथ का टाइम था, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 क्वार्टर बन रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं, या सॉरी 4 से डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दिया है। जब कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला जाएगा तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। और गाइस हम लोग टाइम पीरियड में, जो कि आपका टाइम होता है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर टाइम देखिए 6 मंथ है ना, तो इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर 12 से डिवाइड करके। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 ईयर, यानी कि आधे साल की बात हो रही है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली बोला हुआ है। तो हम लोग टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग क्वार्टर के केस में, और रेट को डिवाइड कर देते हैं। तो रेट 8% है, डिवाइड बाय 4 कर दिया हमने, और जो आपका टाइम है उसका हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वार्टरली के केस में 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। हाफ ईयरली के केस में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, जो भी आपका टाइम रहता है। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से होता है। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, 1 + r/100 की पावर n। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसको फटाफट से पुट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आप देखिए जो अमाउंट है ना, अमाउंट आपको गिवन था यहाँ पर कितना, 26,010 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अमाउंट जब निकालेंगे तो यहाँ पर 26,010 पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको पी गिवन था तो पी पुट करना है, पी गिवन नहीं था तो पी पुट नहीं करना है। अब मुझे लगता है मे भी शायद पी गिवन हो, अगर गिवन होगा तो 25,000 पुट कर देंगे, और अगर पी गिवन नहीं है तो उस केस में कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको अमाउंट गिवन है तो यहाँ पे आप अमाउंट पुट करेंगे, 26,010 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + 0.08, जो कि हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय 4, और 4 की मल्टीप्लाई हमने किया था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 25,000, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया आ जाएगा 25,000। और जब आपको टोटल अमाउंट पता है 26,010 और प्रिंसिपल अमाउंट पता है, अब इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट
निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है। तो प्रिंसिपल देखो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन था तो अमाउंट पुट करेंगे, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट पुट करेंगे, और जो वैल्यूज पता नहीं होगी उसका हम उसके लिए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये आपको करना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के हो जाएंगे। सो इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के, तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैं आपको वगैरह में सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इस क्लास को देख लो, इसी क्लास से ही आपका जो वाला टॉपिक है काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लास नंबर 5 है, इसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को अच्छे से रिवाइज करवाया विद फॉर्मूला, बेसिक समझा करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन गिवन था। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, मे भी शायद मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन या शायद इवनिंग शिफ्ट का, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो रेट गिवन है, टाइम पूछा हुआ था, और देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये क्या होता है, ये इसके थ्रू हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो रेट गिवन है, टाइम पूछा था, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और में भी शायद आपको P गिवन हो, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, रेशियो बताना था आपको कि x का y के साथ क्या रेशियो है। x का 20% इज इक्वल टू y का 50%। अब बताओ कि x का y के साथ क्या रेशियो है। तो गाइस देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसका मतलब होता है कि x अपॉन में 20% इज इक्वल टू y अपॉन में 50%। या आप इतना चक्कर में मत पड़ो, आप डायरेक्टली यहीं पे डिवाइड कर दो। देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज होती है ना तो सिंपल डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा 2x, मतलब 2% ऑफ x इज इक्वल टू 5% ऑफ y। अब क्योंकि x का y के साथ बताना था तो उस केस में 5 अपनी जगह पे रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5:2। ठीक है। अब यहीं पर अगर ये पूछा हो कि y का x के साथ बताओ, मतलब अगर क्वेश्चन में ये बोला हो दैट y इज टू x बताना है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में मैं आपको समझा देता हूं उस केस में क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये आपका हो गया 2% ऑफ x निकल गया, और यहाँ निकल गया 5% ऑफ y। ठीक है। तो अगर y का x के साथ बताना है तो फिर उस केस में 2 अपनी जगह पे रहेगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। और क्योंकि हमें y ऊपर रखनी है और x डिवाइड में आ जाएगा x, है ना, तो ये हो जाएगा y रेशियो x, है ना। y अपॉन में x का मतलब होता है y रेशियो x। अब उस केस में आंसर हो जाएगा 2:5। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, y रेशियो x पूछा है फिर x रेशियो y पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आंसर निकाल देंगे। इसके अलावा वेब 2.0 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वेब 2.0 क्या होता है, जहां पर आप नॉलेज शेयर करते हो, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जो कि शेयरिंग वाले प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे ब्लॉग हो गया, विकीपीडिया, टैग, वीडियो कास्ट, पॉडकास्ट, सोशल नेटवर्क, RSS, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, तो ट्विटर हो गया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन MS एक्सेल पे बार बार पूछा जा रहा है, इसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके फॉर्मूला में आपका वी लुकअप आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर सम फंक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइड वाले फंक्शन हो गए, है ना। किसी सेल को हमें डिलीट करना है या हमें सेल को मर्ज करना है, इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको आपको समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मैंने इस क्लास के अंदर भी मैं इस टॉपिक को समझा सकता था, लेकिन फिर वो हवा में हो जाती बात, क्योंकि फिर मैं इसको डिटेल में नहीं समझा पाता। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं आप सभी के लिए। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास मैं आपको दे दूंगा जल्दी ही, मे बी शायद कल मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। और इसके लिए आपको सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं अपने सभी क्लासेस के लिंक शेयर करता रहता हूँ। तो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि PDF वगैरह होगी, क्लास के लिंक होगी, मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको पता होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, CPU। कुछ क्वेश्चंस इजी बनते ही बनते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चंस टफ लेवल के होते हैं आपके एग्जाम में। इंडियन लॉजिक से 6 प्रमाणाज आपको पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था अभी आपके एग्जाम में कल। तो 6 प्रमाणाज होते हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो इंडियन लॉजिक में 6 प्रमाणाज होते हैं, मतलब 6 मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो पहला होता है आपका प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर उपमान, फिर अर्थपट्टि, फिर अनुपलब्धि, फिर शब्दा। तो ये 6 प्रमाणाज है। अब जो पहला होता है दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। ये क्या होता है, दिस इज परसेप्शन और नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। जो आपके सेंसरी सेंसेस होते हैं ना, जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, या जो आपके 6 सेंसेस होते हैं, वो
सिक्स सेंसेस से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। जैसे जो आपने अपनी आंखों से होते हुए देख लिया किसी चीज को, तो इसका मतलब है कि आपने नॉलेज गेन कर ली अपने आंखों से। जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ना, हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत यूज करते हैं रिसर्च में, तो ये क्या है, ये आपका प्रत्यक्ष मेथड हो गया, जहां पे आप अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज के होने का या ना होने का। तो इस तरह की कोई नॉलेज गेन की जा रही है, इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान, नाम से पता चल रहा है कि आप अनुमान लगा रहे हो। कहते हैं ना कि बारिश होने वाली है, अनुमान में हम लोग डेली लाइफ में इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। फिर आपको पढ़ाओ तो आपको टफ लगता है, आपको लगता है कि तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी डेली लाइफ की जो चीजें हैं। हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं मेरा अनुमान है कि आज बारिश हो सकती है। हम कभी नहीं बोलते इस तरीके से, मेरा अनुमान है। तो अनुमान का मतलब होता है कि आप लॉजिक लगा रहे हो, आपके पास कुछ ना कुछ लॉजिक है इस बात को कहने का कि मेरा अनुमान है। क्यों आप अनुमान ऐसा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको बादल काले नजर आ रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, आसमान में धूप नहीं निकली है, काले बादल छाए हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है ना। सो नॉलेज गेन थ्रू रीजनिंग। रीजनिंग जो है आप लगा करके बता पा रहे हो कि आपका जो भी रिजल्ट निकलने वाला है। जैसे धुआं उठ रहा है, इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर आग लगी होगी। तो ये क्या है, अनुमान लगा रहे हो आप, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा वहां पर, है ना। इसके अलावा उपमान एक आपका प्रमाण होता है, इसमें आप कंपेयर करते हो, एनालॉजी होती है जिसमें आप चीजों को कंपेयर करते हो। जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है और 10 तरह की गैसेज हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पानी है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हमारी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग यहाँ पर। इसी तरीके का एक प्लानिट मिल जाए हमें बाहर दुनिया में कहीं पर, यूनिवर्स में ऐसा ही सेम प्लानिट मिल जाए, तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे? आप ये रिजल्ट निकालोगे कि वहां पर भी जीवन संभव होगा, ये सुनो। तो ये एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब है कि आप समानता निकालो, कंपेयर कर रहे हो, कंपेरिजन से आप रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हो, अपनी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये उपमान कहलाएगा। उपमान मतलब होता है एनालॉजी, मतलब कंपैरिजन कर रहे हो आप, समानता देख रहे हो। तो नॉलेज गेन करना इस तरीके से, उपमान मतलब तुलना करना, या सादृश्य दिखना एक दूसरे के जैसा। नेक्स्ट आपका इसमें होता है अर्थपट्टी। इसका मतलब होता है कि नॉलेज गेन करना बाय डिराइविंग फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आप नॉलेज ड्राइव कर रहे हो, मतलब एक से दूसरी चीजें यहाँ पर कनेक्टेड हो रखी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसका एग्जांपल हमेशा ये देता हूँ कि अगर कोई मिस्टर ए मोटा है, मतलब फैटी है, फैट है, मोटा है, और वो दिन में खाना नहीं खाता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें इस बात से ये पता चलता है कि वो रात को खाना खाता होगा, क्योंकि बिना खाना खाए इंसान मोटा नहीं हो सकता ना, मतलब आपको ठूठू से खाना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो इससे ये नॉलेज हमें पता चल रही है। इसका मतलब क्या है कि आप नॉलेज ड्राइव कर रहे हो एक चीज से दूसरे पे, और दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, आप इस तरीके से रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं और देता हूँ जनरली, कि कोई इंसान बहुत हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बाल सब सही है, बहुत दिक्कत, एकदम फिट है, और वो रात में नहीं सोता, रात में सोता ही नहीं है, पूरी रात निकल जाती, सोता ही नहीं है। तो इससे क्या नॉलेज गेन करते हो आप? इससे नॉलेज हम ये गेन करते हैं, इसका मतलब वो दिन में सोता होगा, क्योंकि बिना सोए इंसान हेल्दी नहीं रह सकता, उसकी आंखों में दिक्कत होगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, इस तरीके की चीजें हो जाती है ना। तो ये आपका होता है अर्थपट्टी वाला प्रमाण। अनुपलब्धि में क्या होता है? यहाँ पर होता है, नाम से पता चल रहा है, अनुपलब्धि का मतलब है कोई चीज उपलब्ध नहीं है, मतलब किसी चीज के ना होने से, नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ, किसी चीज के ना होने से भी हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं किसी प्लैनेट पे, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि इस प्लैनेट पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप कोई रिजल्ट ड्रॉ करते हो, किसी चीज के ना होने से भी रिजल्ट निकाला जा सकता है ना। एक प्रमाण होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है नॉलेज गेन फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट। मतलब कोई बड़े महानुभव, कोई साइंटिस्ट या कोई बड़े संत गुरु कोई चीज लिख करके चले गए, तो अब जो है उस चीज से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, शब्दों से भी नॉलेज गेन की जा सकती है। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि कोई ऊपर फेंकोगे चीज तो नीचे गिरेगी आके, इसका मतलब है वहां पर ग्रेविटी है। तो ये चीज मैंने पढ़ ली अपनी बुक में, इसका मतलब है मैंने नॉलेज गेन कर ली, क्योंकि कोई चीज ऊपर फेंकने से नीचे आती है। तो इस तरीके से भी नॉलेज गेन की जा सकती है। तो गाइस ये 6 प्रमाणास होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं बार बार। अब एक क्वेश्चन जो कि कल पूछा गया था मूड से रिलेटेड, मूड एंड फिगर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस मुझे अगले 4 मिनट दे दो, 3 से 4 मिनट दे दो, मैं आपको टॉपिक ऐसे मक्खन की तरह इसको क्लियर करवा दूंगा 2 से 3 मिनट के अंदर। बस सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। देखो मूड एंड फिगर के लिए सिलोजिज्म आपको समझना पड़ेगा, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो कि अगर 3 स्टेटमेंट्स गिवन है
जिसमें से दो स्टेटमेंट के बेसिस पे थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, मतलब उसका कंक्लूजन निकाला जा रहा है। तो इसके थ्रू हम मूड एंड फिगर का पता लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल ही बेसिक बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। अब देखो गाइस, यहाँ पर होता क्या है कि ये तीन स्टेटमेंट होती हैं, जिसको हम स्टार्टिंग में प्रीमाइजेस कहते हैं, ये दो प्रीमाइजेस होती हैं और यहाँ पर कंक्लूजन होता है। तो जो आपकी प्रीमाइजेस होती हैं स्टार्टिंग में दोनों, इनमें मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आप मूड एंड फिगर का पता लगा पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ये करना है, दैट इज कि जो आपका मेजर टर्म होता है वो होता है कंक्लूजन के एंड में। कंक्लूजन के एंड में जो गिवन है वो आपका मेजर टर्म कहलाता है। माइनर टर्म क्या होता है, जो कंक्लूजन के स्टार्टिंग में गिवन है वो आपका माइनर टर्म कहलाता है। और दो स्टेटमेंट के जो जो आपके प्रीमाइसेस है, इसमें जो कॉमन वर्ड है वो आपका मिडल टर्म कहलाता है। मिडल का मतलब होता है कि दोनों में, कहते हैं ना बीच का बिच्छू, हम लोग बचपन में खेलते थे ना, बीच का बिच्छू बोलते थे। तो जो मिडल हो गया, मिडल का मतलब जो बीच में हो गया, मिडल का मतलब क्या होता है, जो बीच में होता है, और बीच का मतलब है कि दोनों में कॉमन होगा। तो जो जो दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन होता है वो कहलाता है मिडल टर्म। ठीक है, मेजर टर्म कौन है, जो कंक्लूजन के एंड में है, जो एंड में है वो मेजर, जो स्टार्टिंग में है वो माइनर। बस इतना याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है कि जो तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें जो ये आपका जो मेजर टर्म है वो वो पहले स्टेटमेंट में होना जरूरी है। वो प्रीमाइसेस की पहली प्रीमाइस में होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज करो ये दोनों स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट में आपकी ये वाली स्टेटमेंट पहले लिखी हुई है और ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड पोजीशन पे लिखी हुई है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि शर्त ये है मूड एंड फिगर की कि क्रिएचर जो है, यानी कि जो आपका मेजर टर्म है वो पहली स्टेटमेंट में होना कंपलसरी है। और अगर नहीं है तो फिर उसको हमें इन दोनों स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रहेगी कौन सी वाली स्टेटमेंट, जिसमें क्रिएचर वर्ड होगा, मतलब कंक्लूजन के लास्ट वाला वर्ड पहली वाली स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा काम है, इतना सा कर लोगे तो आपका मूड एंड फिगर का पता चल जाएगा। और यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपको समझना है। यहाँ पे चार वर्ड होते हैं, AEIO। तो पहला होता है ऑल SRP, दूसरा होता है नो SRP, तीसरा होता है सम SRP और चौथा होता है सम SR नॉट P। तो जो ऑल SRP है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जो दूसरा होता है दैट इज नो SRP, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव, तीसरा होता है सम SRP पर्टिकुलर अफर्मेटिव और सम SR नॉट P दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव। अब देखो गाइस, यहाँ पर दो ही नेगेटिव है। एक तो यहाँ पर नो बोला जा रहा है, नो SRP, ये नेगेटिव हो गया, और सम SR नॉट P, यहाँ पे नॉट बोला जा रहा है, ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वाले कहलाते हैं E और O, ये नेगेटिव कहलाएंगे। और ये दो पॉजिटिव होते हैं, दोनों अफर्मेटिव होते हैं। कौन कौन से, ऑल SRP और सम SRP, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव वाले A और E कहलाते हैं। अब ये AEIO क्या है, इसको डिटेल में समझने के लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि मूड एंड फिगर कैसे पता लगा सकते हो। अब ये आपको चारों चीजें याद रखनी है, चीजें भी याद रखनी है। मूड एंड फिगर पता लगाने के लिए दो ही शर्तें हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको ये मेजर माइनर मिडल टर्म या पता होना चाहिए। मतलब मेजर माइनर मिडल टर्म का मतलब ये है कि आपको इन स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस का मतलब समझ गए ना, कि जो आपका कंक्लूजन का लास्ट टर्म है वो पहले आना चाहिए, तभी हम मूड एंड फिगर का पता लगा सकते हैं। इसलिए हमने मेजर मिडल और माइनर टर्म को समझा है। और उसके बाद आपको दूसरी कंडीशन ये है कि आपको AEIO का पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट क्या कहलाती है। तो ऑल SRP A कहलाती है, नो SRP E कहलाती है, सम SRP I कहलाती है, सम SR नॉट P O कहलाती है। इन चारों को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मूड एंड फिगर की। अब देखो देखो कितना इजी है। दो प्रीमाइसेस गिवन है, नो BRC, ऑल ARB। कंक्लूजन क्या है, नो ARC। अब मैंने आपको कहा था कि जो कंक्लूजन में एंड में गिवन है, यानी कि जो आपका मेजर टर्म है वो पहली स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो यस, ऐसा है। सी जो है पहली स्टेटमेंट में गिवन है, इसका मतलब है कि ये जो हमारी ये तीन स्टेटमेंट्स गिवन है वो सही सीक्वेंस में गिवन है। आपको सीक्वेंस नहीं छेड़ना है। अब आप डायरेक्ट हम मूड का पता लगा सकते हैं यहाँ से। देखो गाइस, मूड का पता कैसे लगाएंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है, नो BRC। तो ये कौन सी वाली स्टेटमेंट है, ये वाली नो SRP वाली, यानी कि E है ये। तो ये आपकी E स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल ARB, ये वाली ऑल SRP, ये स्टेटमेंट A कहलाती है। तो ये हो जाएगा A। और कंक्लूजन में है नो ARC, तो नो ARC अगेन ये वाली स्टेटमेंट है, नो ARC, मतलब ये भी E कहलाएगी, E। इसका मतलब इसका मूड क्या हो जाएगा, इसका मूड हो जाएगा EAE। बस इतना सा काम है, 2 नंबर आपकी जेब में आ गए, 2 नंबर आपके पॉकेट में। बस इतना सा काम करना है, ये इसका मूड हो गया। ठीक है, और फिगर 4 तरह के होते हैं।
फिगर 4 तरह के होते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4, 4 तरह के फिगर होते हैं। अब देखो गाइस, फिगर को समझने के लिए फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके लिए अगेन मैं रिकमेंड करूंगा मेरी ये वाली क्लास, जो कि अगर आप रिवीजन सीरीज भी कर लोगे ना तो काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से सच बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। तो इस रिवीजन सीरीज में आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग की जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर मैंने मूड एंड फिगर, फॉलिसीज, इंडियन लॉजिक और आपका मूड एंड फिगर सब कुछ करवाया हुआ है। क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन भी मैंने इसके अंदर कवर करवाया हुआ है। तो इस छोटी सी क्लास के अंदर आप देखेंगे तो आपका ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, मूड भी कवर हो जाएगा, फिगर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वाले क्वेश्चन का, बताओ मुझे कमेंट करके बताओ आप सब लोग, इसका मूड क्या है। मैं सबको रिप्लाई करूंगा, चेक करूंगा, देखो कौन सही बोलता है। कमेंट कर दो फटाफट से, इसका मूड क्या है। और इस वाले केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर कंक्लूजन में सम ए आर नॉट सी, यानी कि जो लास्ट में सी है वो पहले स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट में सी नहीं है, ए है और बी है, सी यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब हमें इन स्टेटमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे, ये स्टेटमेंट नंबर हो जाएगी सेकंड नंबर पे, और कंक्लूजन। तो ऑल ए आर बी, मतलब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से, नो सी आर बी, मतलब ये क्या है, ये ई कहलाएगा। ऑल ए आर बी ये ए कहलाएगा, और सम ए आर नॉट सी ये आई कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं ये ओ हो जाएगा ना, ओ लास्ट वाली स्टेटमेंट ओ होती है, देखो ये सम एस आर नॉट भी है ना। तो ये हो जाएगा, इसका मूड हो जाएगा ए ई ओ। बस इतना से काम करना है। अब लोग मुझे इसका बताओ, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मूड क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया ये जो मैंने समझाया, इतनी देर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा चैनल पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्वयं प्रभा के चैनल से अच्छे से पढ़ लो। चैनल 10, 11, 12, 13 को मैच करना था, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसकी थीम बतानी थी कि कौन सा चैनल किस थीम से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता है, मतलब पढ़ाता है। तो अब देखो गाइस, देखो मैं इसके लिए आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्वयं प्रभा की वेबसाइट पे जाओ। ये रही स्वयं प्रभा की वेबसाइट, आपको दिख रही होगी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर चैनल एलोकेशन है, हायर एजुकेशन, देखो इसके अंदर भी ना अलग अलग चैनल गिवन है, आपको क्लिक करना है हायर एजुकेशन पे। इसके अंदर देखो ये रहा, हायर एजुकेशन पे क्लिक करें क्योंकि वही हमारे लिए रिलेवेंट है ना। तो आप देखो इसके अंदर देखिए गाइस, हम चलेंगे डायरेक्टली चैनल नंबर 10, 11, 12, ये पूछा था ना, 10, 11, 12, 13। तो 10, 11, 12, 13 ये चैनल है। तो चैनल नंबर 10 है अप्लाइड साइंस का, 11 है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का, 12 है बेसिक एंड अप्लाइड साइंस का, 13 है प्रोफेशनल एजुकेशन का। इनकी थीम ये है। तो 10th वाले का अप्लाइड साइंस है, तो आप देखिए 10th वाले का अगर अप्लाइड साइंस में लगाता हूँ, इसका मतलब ए का फोर्थ हो जाएगा, और ए का फोर्थ केवल यहीं पर गिवन है, ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। तो अगर आपको एक भी पता है ना तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, इनकी थीम्स को समझना पड़ेगा कि कौन सा चैनल किस तरह की कंटेंट अपलोड करता है। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, कि आप एक तो ये याद कर लो कि कौन सा चैनल, कितने नंबर के चैनल की थीम क्या है, और इस पे कंटेंट कौन अपलोड कर रहा है। जैसे इस पे सीईसी कंटेंट अपलोड कर रहा है, इसका चैनल है ये, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप देखिए चैनल नंबर जो 11 से लेकर के 16 तक है, ये इग्नू के चैनल है, इग्नू 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 इग्नू, सारे चैनल इग्नू के हैं। और कौन कौन से कंटेंट अपलोड करते हैं, किस चीज से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, ये भी यहाँ पर गिवन है। तो इन दोनों ही चीजों को आपको याद कर लेना है, सच बता रहा हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अपकमिंग डेज में डेफिनेटली देखना बनेगा, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, अपकमिंग डेज में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसलिए इसको हल्के में मतलब याद कर लो बैठ के, थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन याद हो जाएगा। 17, 18, 19, 20 ये जो ये वाले चैनल है, ये IITs बॉम्बे की चैनल है, IITs के चैनल सारे के सारे आप देखेंगे यहाँ पर। और लास्ट के जो चैनल है वो UGC के चैनल है, आप यहाँ पे आके लेके चलता हूँ मैं, देखिए। हाँ, लास्ट वाला जो चैनल है 39 जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है, और 40वें नंबर पे है व्यास UGC, जो कि CEC दिल्ली मैनेज करता है, इस पे कंटेंट अपलोड करता है। तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपको सिंपल गूगल पे सर्च करो स्वयं प्रभा, जो नाम है ना स्वयं प्रभा, सर्च करोगे, वेबसाइट को ओपन करो, यहाँ पे आना है, चैनल एलोकेशन, हायर एजुकेशन पे क्लिक करना, चैनल की लिस्ट आ जाएगी, याद कर लो। बस इतना से करना है बैठ के, मेरे कहने से कर लो, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यू टू विच डिसेबिलिटी लर्नर्स हैव डिफिकल्टी टू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शन। क्वांटिटी एंड फ्रैक्शन का मतलब है कि मैथमेटिकल चीजों को समझने में डिफिकल्टी आ रही है। तो नाम से पता चला डिस्कैल्किया, कैलकुलिया,
मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड दिक्कत आती है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, +2 -2 करना तक नहीं आता, छोटी छोटी चीजों से लेकर दिक्कत होती है, उनको डिसकैलकुलिया हो जाता है ना। तो इसके अलावा डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया एंड डिसग्राफिया क्या होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड बन जाए फ्यूचर में क्वेश्चन। तो डिसलेक्सिया जो होता है, दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है टू रीड एंड स्पेल, आपको पढ़ने में और स्पेलिंग में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया कहलाता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है गाइस, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट मेक्स डिफिकल्ट टू, लिखने में दिक्कत होगी, राइट इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग, आपको लिखने में दिक्कत होती है यहाँ पर, तो ये आपका कहलाएगा, है ना। जैसे नंबर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए, इनको लिखने में दिक्कत आती है, डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया मैंने बता दिया है, मैथमेटिक्स को लेकर के दिक्कत आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिनको दिक्कत रहती है, समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसके अलावा डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया गाइस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स, DCD, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं चीजों को आप अपने माइंड से, हाथों के साथ। सो एबिलिटी टू प्लान और प्रोसेस मोटर टास्क, डिस्प्रैक्सिया कैन अफेक्ट फाइन मोटर स्किल्स सच एज राइटिंग और यूजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलने में दिक्कत आना, लर्निंग टू ड्राइव, ड्राइव करने में दिक्कत आना, चीजों को पकड़ने में दिक्कत आना, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना, ये सब डिस्प्रैक्सिया के अंदर आ जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर क्वेश्चन था, यूवी रेज के ऊपर, और मैंने इसको कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो ज्यादातर सूरज की किरणों से निकलती है, और इसका जो सोर्स है मैंने बताया था कि ये इनविजिबल होती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ होती है इनकी, हायर फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इस वजह से इनविजिबल होते हैं ये, और सूरज की रोशनी से ज्यादातर निकलते हैं। वैसे जो हमारे घर के बल्ब होते हैं वहां से भी निकलते हैं, बट सूरज की रोशनी से ज्यादा निकलते हैं ये। इनकी जो वेव लेंथ होती है इसको याद कर लो, इसकी रेंज जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज 100 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तीन तरह की होती है, UVA होती है, UVB होती है और UVC होती है। UVA जो होती है 315 से 400 नैनोमीटर, UVB 280 से 315 नैनोमीटर और UVC 100 से 280 नैनोमीटर। तो ये आपको याद रखना है तीनों का। और बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है, अगर आप सुबह की या शाम की धूप खाओगे तो आपको विटामिन डी मिलती है, जो कि हमारे मसल हेल्थ एंड बोन के लिए अच्छी होती है। रिस्क क्या होता है, अगर आप ज्यादा खा लोगे, धूप खा लोगे, मतलब ज्यादा यूवी रेस की एक्सपोजर में आओगे, ओवर एक्सपोजर अगर हो जाएगा तो उस केस में आपको सनबर्न हो सकता है, प्रीमेच्योर एजिंग, स्किन कैंसर एंड आई डैमेज तक हो सकती है। जो दोपहर की धूप होती है चिलचिलाती वाली, गर्मियों की, उसकी बात हो रही है, ठंड की धूप की बात नहीं हो रही है। टीवी रेडियो का इन्वेंशन कब हुआ, इसको सीक्वेंस वाइज लगाना था, तो ऐसे देखो मैंने कल भी बताया था इसको कि टेलीविजन जो है वो 1927 में बना था बाय फिलो टेलर फ्रांसवर्थ, और रेडियो जो था वो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका जो इन्वेंशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि किसने बनाया, बस इसका नाम ज्यादातर टेस्ला से जोड़ा जाता है, एसोसिएट किया जाता है। 1893 में टेस्ला ने फर्स्ट वायरलेस रेडियो इन सेंट लुइस मसूरी में बनाया था, बट डिड नॉट रिसीव अ पेटेंट अंटिल 1900। टेस्ला ऑल्सो बिल्ट एंड demonstrated a radio control board at Madison Square Garden in 1898। तो टेस्ला का नाम इससे एसोसिएट किया जाता है, बट देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। इसके अलावा क्वेश्चन में ये था, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, CEC, इग्नू, NIOS, NITTTR। TTTT 3 बार TTTT है, ज्यादा TTTT नहीं करना, 3 बार ये NITTTR। तो अब ये बताना था कि ये क्या करते हैं, किस चीज से रिलेटेड कोर्सेज जो है अवेलेबल करवाते हैं ये। तो जो अब देखो इसमें क्या है कि अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप आंसर कर लोगे। जैसे NIOS है, ओपन स्कूलिंग लर्निंग है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब NIOS जो है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। इग्नू कराता है स्टडी आउटसाइड द कॉलेज, आउटसाइड द स्कूल, आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, जो मतलब रेगुलर नहीं जा सकते वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं इग्नू से। NITTR जो है वो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम देता है, और CEC जो है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड देता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। PCB फुल फॉर्म की पूछा गया था कि PCB फुल फॉर्म क्या आता है पॉल्यूटेंट में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली क्लोरिनेटेड बायोफिनाइल विच आर ग्रुप ऑफ मैन मेड केमिकल दैट आर पॉल्यूटेड। 1980 से बिफोर 1980 PCBs आर कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज पेंट हो गया, ग्लू, प्लास्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब में इसका यूज होता था बनाने में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहा है, पॉल्यूटेंट आपको पढ़ के जाने हैं। Photochemical smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxide and volatile organic compound VOCs react to sunlight। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रही है, VOC से मिलकर सनलाइट में जब रिएक्ट करती है तब यहाँ पर ब्राउन हैज, मतलब ब्राउन कलर का एक धुआं सा हो जाता है। इट टेंड्स टू अकर मोर ऑफन इन समर, गर्मियों के टाइम पे होता है, व्हेन वी हैव द मोस्ट सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की
प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। इसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। मॉर्निंग में टी टेस्ट पूछा हुआ था और इवनिंग में जेड टेस्ट पूछ लिया। तो गाइस देखो, मैंने इस क्लास के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, यहां से आपका अगला टॉपिक कवर हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यूजीसी नेट मेंटोर लिखिए, आगे लिखिए टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप इसको देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपकी ये वाले टॉपिक भी कवर हो जाए अच्छे से। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से आते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट, जेड टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएगा। इसके अलावा आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आ जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट, जिसमें आपका केएस टेस्ट, रन टेस्ट, बाइनोमियल। इसके अलावा आपका मैन वाइटिंग टेस्ट हो गया, मीडियन, केएस हो गया, विल्सन टेस्ट हो गया, एमसी नेमर हो गया, काई स्क्वायर। तो ये जितने भी टेस्ट हैं आपके सारे के सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इसके अलावा सैम्पलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो तरह के होते हैं। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, ये वाले मेथड जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर कन्वर्जन के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना बाइनरी, क्या नंबर सिस्टम, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो आ जाएगी वीडियो। इसके अलावा गाइस देखो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हायर एजुकेशन में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ जाता है कि कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी, या संस्कृत यूनिवर्सिटी कब बनी, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी। तो मैं ये सोच रहा हूँ आप सभी के लिए, इसके लिए भी मैं कल ही एक क्लास यहाँ पे लेकर के आऊंगा। एक स्पेशल क्लास में लेने वाला हूँ इसके लिए, जिसमें मैं आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज उनको मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के लिए विद ईयर। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी, कैसे क्या हुआ। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो नहीं मिलेगी, इसका लिंक आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अभी कर लो फटाफट से। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहा है आपको, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना है। और ज्यादा से ज्यादा आप ये काम कर सकते हो कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वहां पर भी मैं क्लासेस के लिंक शेयर करता रहता हूँ। कोठारी कमीशन भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर जो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, दोनों ही, प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही आपको पढ़ लेने हैं, जितने भी कमीशन बने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और गाइस पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि मैंने अभी कल, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैंने आपको एक 45 मिनट्स की वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको रिवाइज करवाया था 45 मिनट्स के अंदर पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स। दिस इज अनबिलीवेबल क्लास। और इसी क्लास के अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ये आपके एजुकेशन कमीशन बने हैं ना, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब हंटर कमीशन तक एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बहुत पहले बना था, और उसके बाद के जो कमीशन बने वो भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। बस 45 मिनट की क्लास है, बहुत ही छोटी क्लास है, और पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आप इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। आप इस क्लास को देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मिनिमम टाइम में कितना ज्यादा कंटेंट मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। तो इस क्लास को जरूर देखें, इसके थ्रू भी आपके जो हायर एजुकेशन के कमीशन बने हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सारे कवर हो जाएंगे। तो इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करिए, चैनल पे विजिट करके भी आपको क्लास मिल जाएगी। डिवीजन ऑफ ऑल 10 यूनिट्स इन 45 मिनट्स, इस तरीके से इसका यहाँ पर एक थंबनेल मैंने बना रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। तो मैं इसी क्लास की बात कर रहा था। इस क्लास को आपको जरूर देखना एग्जाम में जाने से पहले। 45 मिनट्स में ऑल 10 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ से पेपर जो है इजी भी बन रहा है, कुछ कह रहे हैं मॉडरेट है, कुछ कह रहे हैं टफ है। जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गए उनके लिए बहुत टफ है, जो पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए मॉडरेट हो सकता है, या जिन्होंने बहुत मेहनत करी, रिगरस मेहनत करी पिछले 5-6 महीने से, उनके लिए पेपर ईजी होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी, उसके अकॉर्डिंग ही इजी, मॉडरेट, टफ लगेगा। इसलिए बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बात नहीं है। जैसी मेहनत है वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। तो बिल्कुल मत घबराओ, बस रिवीजन पे फोकस करो। इस बचे हुए टाइम में जितना रिवाइज करोगे बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। मैं आपको एक सीरीज रिकमेंड करना चाहूंगा, क्विक रिवीजन हो जाएगी इससे पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की। इसके लिए आप सिंपल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आपके मिनिमम टाइम में यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। और अगर आप यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो जून अटेम्प्ट के लिए, जून सेशन के लिए, तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हमने 6 मंथ की एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस के कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं।
कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, यहाँ पर लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। कोई मन में डाउट है, कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो या आप अपने स्टेटस पे भी इस वीडियो को लगा सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो पहुंचेगी, वो भी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ऐसी अपकमिंग डेज में मैं आपको एग्जाम टारगेटेड यहाँ पर एनालिसिस करवाता रहूंगा और प्रिपरेशन भी करवाता रहूंगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।